यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज ऑफ मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। मींस इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर कितनी महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक है हमारा नीड, इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे लिए एग्रीकल्चर कितनी ज़रूरी है, ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका क्या योगदान है हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी में। पहला जो इसका रोल है, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन नेशनल इनकम। एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, हमारे जीडीपी में। इंडिया का जो जीडीपी है उसमें 17 से 51% तक का कंट्रीब्यूट एवरी ईयर हमारा एग्रीकल्चर देता है। सेकंड है, इट प्रोवाइड मैसिव एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज लेबर फोर्स। बहुत बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है कौन? एग्रीकल्चर। नियर अराउंड 50% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 50% के आसपास जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो आज भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार प्राप्त कर रही है। थर्ड है, इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर है जिसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस बना के रखा हुआ है, जो उन्हें बेस प्रोवाइड करता है। कैसे वो उन्हें बेस प्रोवाइड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके। सेकंड, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होने वाली मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड अदर मशीन्स are exclusively demanded by the agriculture sector only. Understood? Means इन ट्रैक्टर और हार्वेस्टर को बनाने वाली कंपनीज के प्रोडक्ट भी कौन खरीदता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कितना बड़ा योगदान है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। नेक्स्ट है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ कंट्रीज ट्रेड एंड सर्विस डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे कंट्री के अंदर चाहे वो डोमेस्टिक ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो, दोनों ही ट्रेड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसका? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। हम बात करें एक्सपोर्ट की, इंटरनेशनल ट्रेड की, इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है किसका? टी, जूट, कैश्यूनट्स, टोबैको, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस का। वहीं अगर डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें तो डोमेस्टिक ट्रेड में आप जानते ही हो कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का कितना बड़ा रोल है। अगर हमारा फार्मर एग्रीकल्चर में अपना प्रोडक्शन, अपना इन्वॉल्वमेंट बंद कर दे तो इंडियंस को उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मीन्स हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में समस्याएं भी बहुत है। पहली जो समस्या है, लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत क्या है? कम है। मीन्स हमारी इंडियन एग्रीकल्चर का जो पर यूनिट, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है, जिस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रो अप नहीं कर पा रहा है। अंडरस्टूड? एज कंपेयर टू अदर इम्प्रूव्ड और अदर नेशंस आवर प्रोडक्टिविटी इज टू लो। नेक्स्ट है डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम। हमारा जो टेन्योर सिस्टम है, मींस जो हमारा लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो रिलेशन है वो बहुत ही डिफेक्टिव है, उसके अंदर बहुत डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो एक मेन कारण है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का बैकवर्ड होने का। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ सब डिविजन फ्रेगमेंटेशन। हमारी जो लैंड है, इंडियन लैंड है, उसमें अलग अलग जगह, मीन्स एक ओनर्स की जो ज़मीन है वो अलग अलग जगह पड़ी हुई है। एक टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है तो एक टुकड़ा कहीं और पड़ा हुआ है। आज भी ऐसी समस्याएं हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में है, जिसके चलते हमारे किसानों को अलग अलग जगह अलग अलग संसाधनों को जुटाना पड़ता है, जो कि हमारी एग्रीकल्चर को बहुत कॉस्टली बना देता है। तो ये भी एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है ओल्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। आज भी हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में ओल्ड टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन। हम आज भी टेक्नोलॉजिकली काफ़ी पिछड़े हुए हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट है लेस यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस। आज भी हम
जो सीड्स है वो काफ़ी लो क्वालिटी के यूज़ कर रहे हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। फर्टिलाइजर्स भी हम इम्प्रूव्ड क्वालिटी के यूज़ नहीं कर रहे। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़। आज भी हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़, सिंचाई के साधन उतने नहीं हैं जितने एक डेवलप्ड नेशंस के पास में है। इसी वजह से हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन भी लो है। आज हम मोस्टली एरियाज में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रेनफॉल पर ही डिपेंड है। वी डोंट हैव गुड इरिगेशन सिस्टम राइट नाउ। लैक ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़, हमारे किसानों के लिए आज भी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है जितनी डेवलप्ड नेशंस में अपने किसानों को दी जा रही है। मींस हमारे किसानों को समय पे ऋण क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती जितना ऋण उन्हें चाहिए अपनी फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटीज़, हमारे किसानों को उनके प्रोडक्शन का, उनकी क्रॉप का वाजिब दाम नहीं मिल पाता, और अगर मिलता भी है तो जो इंटरमीडियरीज है वो उसका बेनिफिट लेते हैं। बहुत करप्शन है हमारी मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, हमारे किसानों को यहाँ भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन नेचर, आज भी हम अपनी नेचर पे ही डिपेंड है, चाहे वो रेनफॉल की बात कर ले या सॉइल की बात कर ले। हमारे पास में कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सके, या हमारे सभी किसानों के पास में इंडियंस के अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्राप्त हो सके, अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की क्या विशेषता है? फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। पहली जो फीचर्स है वो है लो प्रोडक्टिविटी। मैंने आपको अभी बताया हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। जो आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड है वो आज भी हमारा काफ़ी लो है एज कंपेयर टू एडवांस नेशंस। अंडरस्टूड। सेकंड है डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे इंडियन एग्रीकल्चर्स में डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो स्थिति होती है जिसमें नंबर ऑफ पर्सन एंगेज्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज मच मोर देन रिक्वायर्ड। एक जमीन पर काम करने के लिए जरूरत से ज़्यादा बंदे जब लगे होते हैं, इस सिचुएशन को हम डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसीलिए इसका दूसरा नाम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्योंकि वे बंदे काम तो कर रहे हैं, सारे आपको दिखेगा कि काम कर रहे हैं, रोजगार मिला हुआ है, बट वे जरूरत से ज़्यादा है। उस जमीन पे अगर काम करने के लिए 3 बंदे चाहिए और वहाँ लगे हुए 6, तो 3 वे हमारे क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है। वो बेरोजगारी दिख तो नहीं रही है बट एक्चुअल में वे बेरोजगार ही है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हमारी इंडियन एग्रीकल्चर आज भी रेनफॉल पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऑब्जेक्टिव फार्मर। हमारा किसान आज भी सब्सटेंशियल फार्मिंग पे फोकस करता है, मींस वो उतना उगाना चाहता है, उतना प्रोडक्शन करना चाहता है जिससे उसकी खुद की गुजर बसर हो जाए। उसका मेन मोटिव कमर्शियल पर्पस नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, एक्सपोर्ट करना नहीं होता। ट्रेडिशनल इनपुट्स, हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है, हमारे फार्मर्स ट्रेडिशनल इनपुट यूज़ कर रहे हैं, ना कि मॉडर्न इनपुट। मींस वही पुराने टेक्निक्स, वही पुराने हमारे मशीन्स, हमारे पुराने जो भी केमिकल है, सॉरी जो भी पुराने सीड्स है वो सब यूज़ किए जा रहे हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, HYV सीड्स है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये वगैरह हमारे यहाँ यूज़ बहुत कम की जा रही है या नहीं की जा रही। स्मॉल होल्डिंग्स, इंडियन एग्रीकल्चर की सबसे खास विशेषता है स्मॉल होल्डिंग्स। मीन्स जितने भी किसान हैं सबके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि जो छोटा किसान है ना वो टेक्नोलॉजी के अफोर्ड कर पाने का, ना वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स अफोर्ड कर पाएंगे। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। इंडियन किसान जो है, इंडियन जो फार्मर्स है, वो हमारे बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। वो आज भी कैटल और मैन पावर पर ही निर्भर है, रादर देन मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड अदर मशीन्स। अंडरस्टूड। लैंड लॉर्ड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट, हमारे जो ऑनर ऑफ द लैंड है और टीनेंट ऑफ द लैंड है,
आज भी उनके बीच में बहुत सारे झगड़े रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती है, जिसके चलते इंडियन एग्रीकल्चर का कॉन्फ्लिक्ट होता है। हमारे इंडियन एग्रीकल्चर और फार्मर्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जितने भी हमारे ऑनर ऑफ द लैंड है, लैंडलॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, वे लैंडलॉर्ड हमारे टीलर को, हमारे जो टीनेंट है, टीलर मतलब जो उस खेती को उगाता है, जो उसमें कल्टीवेट करता है, उसे ही हम टीनेंट भी कह सकते हैं। वो टीनेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है कौन? लैंडलॉर्ड, जो ओनर ऑफ द क्या है? सॉइल है या लैंड है। तो ये सारी समस्याएं हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। यही हमारी क्या हो सकती है? विशेषताएं भी हो सकती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की विशेषताएं में दो चीज़ आएगी, उसकी मेरिट भी आएगी, उसकी डिमेरिट भी आएगी। ध्यान रखना इस बात को।